क्षेत्र के ऊपर। तो इस डीपीपी में पहला बवाल, बवाल नहीं सवाल आपकी स्क्रीन के सामने रहा। दो छोटी गोलाकार गेंदें जिनमें प्रत्येक पर आवेश Q बराबर 10 माइक्रोकूलम है, एक मीटर की समान लंबाई की दो कुचालक धागों की सहायता से भीतरी छत पर बिंदु से लटकाई जाती हैं। देखा जाता है कि साम्यावस्था में धागे एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर पृथक हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो प्रत्येक धागे में तनाव ज्ञात कीजिए। हमें धागों में तनाव ज्ञात करना है। बेटा ये सवाल मैंने आपको करवाया था। देखो रस्सी से लटकाने वाले दो केस कराए थे। एक केस कराया था जिसमें आवेश समान द्रव्यमान समान थे, दूसरा केस करवाया था जिसमें आवेश भी अलग कर दिए थे और द्रव्यमान भी अलग कर दिए थे। तो यहाँ पर तो आवेश समान है और दो छोटी गोलाकार गेंदें हैं, तो हम इन गेंदों को एक जैसा ही मान लेते हैं। मान लीजिए गेंद का द्रव्यमान कितना है, mm है। तो इस गेंद का द्रव्यमान m है तो नीचे बल लगेगा mg। रस्सी है तो तनाव बल, रस्सी है तो तनाव बल। अब देखो बेटा यहाँ पर आवेश भी है, तो एक समान आवेश है तो यहाँ पर स्थिर विद्युत का प्रतिकर्षण बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा। तो इस पर बल लगेगा इधर और इस पर लगेगा यहाँ, बराबर तथा विपरीत, बराबर तथा विपरीत। अब हमें मान निकालना है, मान निकालना है। तो देखो दोस्तों सीन ऐसा है भैया, देखो सीन ऐसा है कि अपन क्या करते हैं, टी के करेंगे घटक। तो टी का एक घटक इधर, टी का एक घटक इधर। घटक करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए कोण, कोण चाहिए। तो ये टोटल कोण 60 है, तो ये वाला कोण कितना हो गया 30 डिग्री, ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30। अब घटक कर लो तो इधर घटक आएगा टी कॉस 30 डिग्री और इधर वाला घटक आएगा बेटा टी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो गेंद है हमारे पास, इस पर बल इधर कितना है टी कॉस 30, इधर कितना है बेटा बल mg, इधर बल कौन सा है fe है और इधर बल कौन सा है बेटा टी साइन 30 डिग्री, टी साइन 30 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, नेट बल जीरो करना है। नेट बल जीरो करना है तो एक समीकरण हमें मिलेगा 30 टी कॉस 30 इक्वल टू mg और अगला समीकरण मिलेगा हमें टी साइन 30 इज इक्वल टू fe। तो बेटा यहाँ से हमें टी का मान मिल जाएगा, टी का मान कितना हो जाएगा fe अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो fe अपॉन 1/2 मतलब 2fe आ गया, 2fe। अब fe का मान तो 2 के आवेशों का गुणनफल, k इंटू बल, k इंटू आवेशों का गुणनफल, तो ये भी क्यू बटे बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी हमने मान ली कितनी है बेटा r है, बीच की दूरी कितनी है r। अब हम बीच की दूरी निकाल लेते हैं बेटा। तो देखो इनके बीच की दूरी बेटा 1 मीटर ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1 मीटर। कैसे, देखो इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, इसकी लंबाई भी कितनी है 1 मीटर ही है। ठीक है, अब हमें ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो देखो कैसे, अगर हम इस कोण, अच्छा ऐसे देख लो, ये कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री। ऐसे बेटा देखो ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 होना पड़ेगा। कोण देख लो भैया, देखो ये 30 है, ठीक है, ये वाला ये आधा 30, ये वाला 30 तो ये भी 30, ये भी 30। अब ये 30 है तो ये वाला 60 होगा क्योंकि टोटल 90 डिग्री है। अब ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 तो इसको भी 60 होना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। 60 60 60 तीनों कोण बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है। तो ये आवेशों के बीच की दूरी जो हम r कह रहे हैं बेटा, ये भी 1 मीटर ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 मीटर। ठीक है, तो r का मान भी 1 मीटर। तो k का मान आप जानते हैं, k का मान कितना होता है 9 × 10 टू द पावर 9। q का मान कितना दिया गया, q का मान दिया 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम माइनस 6 इसका वर्ग करना है ना, q का मान है तो उसका वर्ग करना है। r का मान कितना आ गया 1 मीटर। तो बस सबके मान रखो, आंसर मिल जाएगा जो भी आए, हल करने पर जो भी आंसर आए देख लेना। बच्चों अपना सवाल है, यदि इलेक्ट्रॉन को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखें, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रख दें बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित कण है तो इस पर बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है। तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित गति करेगा, बिल्कुल सही। बल लग रहा है बेटा तो इस पर त्वरण भी होगा। ठीक है, F बराबर कितना बल लगेगा इस पर, E इंटू ई। F बराबर होता क्या है, Q इंटू ई होता है। Q का मान कितना है E है। ठीक है, हम त्वरण निकालना चाहें तो F बराबर F की जगह MA लिख सकते हैं बेटा आप। F की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों MA। तो A का मान कितना हो गया E अपॉन M। तो इसके पास त्वरण होगा किस दिशा में, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में त्वरण होगा। तो ये त्वरित गति करेगा लेकिन क्षेत्र के विपरीत, तो क्षेत्र के विपरीत। ठीक है, क्षेत्र के विपरीत एक समान वेग से गति करेगा, ये गलत बात है। एक समान वेग नहीं होगा, त्वरण है, बल लग रहा है तो त्वरण आएगा, त्वरण आया तो फिर वेग नियत नहीं रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, F बराबर 100 न्यूटन कूलम आवेश इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो शायद हम करवा चुके हैं बेटा, डन इन क्लास, मतलब डीपीपी में ही करवाया है। वैसे देख लो F बराबर कितना होता है Q इंटू ई। F बराबर Q इंटू ई, तो E का मान निकालना है तो F बटे Q हो जाएगा बेटा, F बटे Q, F बटे Q। F का मान 100 है, Q का मान 2 है, कट गया 50 आ गया न्यूटन कूलम, बी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, एक आवेशित पानी की बूंद जिसकी त्रिज्या 0.1 माइक्रोमीटर है किसी विद्युत क्षेत्र में संतुलन में स्थित है, बूंद पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के तुल्य है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो बेटा, पानी की बूंद अगर हम छोड़ें तो वो कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। कौन गिराएगा नीचे, पानी की बूंद क्या, कोई भी वस्तु है अगर हमने उसको छोड़ दिया तो वो नीचे गिरती है। क्यों, नीचे की तरफ भार लगता है पृथ्वी का, पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल कितना होता है mg। अब हम चाहते हैं संतुलन में रहे, ये संतुलन में रहे मतलब यहीं लटकी रहे ये बूंद, ये बूंद यहीं लटकी रहे, तो इसके लिए हमें एक ऊपर की दिशा में बल चाहिए होगा। तो ऊपर की दिशा में अपन बल कैसे लेके आए, स्थिर विद्युत के कारण। तो एक स्थिर विद्युत का बल जो ऊपर की दिशा में लगेगा, तो ये संतुलन में रह सकती है। कब रह सकती है, जब स्थिर विद्युत का बल बराबर हो जाए किसके, भार के। अब स्थिर विद्युत का बल क्या होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई। अब इस पर जो आवेश Q है वो किसके बराबर दिया हुआ है, E के बराबर। तो मैंने Q की जगह क्या लिख दिया, E बराबर M इंटू G। अब हमें किसका मान चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया mg अपॉन E। तो G का मान दिया, E का मान दिया, लेकिन आपको द्रव्यमान नहीं दिया है, किसका, बूंद का, बूंद का द्रव्यमान। तो देखो बूंद का द्रव्यमान मैं यहाँ निकालता हूँ। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। या आप ऐसे लिख लो, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, पानी का घनत्व कितना होता है 1000, पानी का घनत्व कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको याद रख लेना बेटा, पानी कॉमन लिक्विड है ना, कॉमन लिक्विड है। और कोई लिक्विड होगा जैसे पेट्रोल है, डीजल है, चाय है, दूध है, कोई भी दूसरा लिक्विड होगा, एल्कोहल है, तो इनके घनत्व आपको सवाल में दिए जाएंगे। पानी बहुत कॉमन लिक्विड है इसलिए इनका घनत्व डायरेक्टली याद रख लेते हैं। आयतन कितना होता है बेटा, बूंद का 4/3 पाई r क्यूब। r का मान आपको दिया गया है तो m बराबर कितना हो जाएगा 1000 मतलब 10 गुणा 4/3 पाई। r का मान कितना दिया है 0.1 माइक्रोमीटर, बोले तो 10 टू दी पावर -6 इसका क्यूब। तो m का मान हो गया। तो यहाँ से हल करके आप m का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास m का मान है, g का मान है, e का मान आप जानते हैं। e का मान कितना होता है, सब लोग पूरी दुनिया जानती है, 1.6 × 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, मान रख के आप e का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल बेटा, ये सवाल डन इन क्लास, ये हमने क्लास में करवा दिया है, डन इन क्लास। इसको हमने क्लास में करवाया था बेटा, मुझे आंसर भी याद है, शायद ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर। ठीक है, डी वाला जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, हमने क्लास में किया बेटा सवाल।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनावेशित सरल लोलक चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र में दोलन कर रहा है, तो इसके अनावेशित होने की स्थिति की तुलना में इसकी सरल आवर्त गति का आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, तो देखो वैसे आवर्तकाल टी बराबर कितना होता है, 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी, एल बाय जी, जी प्रभावी लिख लो, जी प्रभावी या त्वरण प्रभावी, जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव। अब बेटा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया, विद्युत क्षेत्र कहाँ लगाया, ऊपर, ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया है, तो ऊपर की तरफ बल लगेगा क्यों, क्योंकि धनावेश है, नीचे तो बेटा एम जी है ही, तो इसका जो प्रभावी त्वरण हो गया, प्रभावी बल, हम कहें प्रभावी बल, तो वो कितना हो गया, mg माइनस क्यू, mg माइनस क्यू। अब बल को अपन क्या लिख लेते हैं, m इंटू ए, तो ये कितना हो गया, mg माइनस क्यू। आप m से भाग दे दो तो a बराबर कितना हो गया, g माइनस क्यू ई बटे m, g माइनस क्यू ई बटे m। तो चाहे तो आप इसको प्रभावी त्वरण कह लो या प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कह लो, ये प्रभावी त्वरण हो गया, प्रभावी त्वरण। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो g प्रभावी कह रहे हैं या अपन a प्रभावी लिख लेते हैं, a प्रभावी कुछ भी लिख लो। तो पहले जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तब t कितना, 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी होगा, और जब गुरुत्वीय क्षेत्र है तो 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम, जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो देखो बेटा अब जो प्रभावी त्वरण है बेटा ये कम हो गया, इसका मान कैसा हो गया, कम। अगर इसका मान कम हो गया है तो आवर्तकाल बेटा बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा पहले के पहले जी है, अब जी माइनस क्यू ई है। ठीक है, कुछ भी लिख लो, ए प्रभावी, जी प्रभावी, वटेवर जो भी आप चाहो। ठीक है, तो आवर्तकाल पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, आवर्तकाल पहले की तुलना में बेटा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कम हो गया जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो आवर्तकाल पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। पहले जी था, अब जी माइनस कुछ कुछ है। तो मुझे उम्मीद है प्रश्न आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा ये भी डन इन क्लास, डन इन क्लास, और ऐसा सवाल हमने अभी यही किया है, विद्युत क्षेत्र का एम जी बाई ई है ना। अरे भैया भाई एफ बराबर क्यू ई होता है, मतलब संतुलन के लिए यहाँ एम जी और यहाँ एफ ई, तो एफ ई बराबर एम जी होना चाहिए, तो क्यू ई बराबर एम जी होना चाहिए, तो ई का मान एम जी बाई ई। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। अगला सवाल, एक आवेशित बूंद पर इतना गिरती है ना ऊपर तो आवेश होगा। देखो फिर से बेटा वही सवाल है कि एक बूंद है, बूंद पर नीचे लगेगा भार, ऊपर लगेगा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का बल, तभी ये संतुलन में रह सकती है। सवाल में कहा गया बेटा, सवाल में कहा गया कि ये ना ऊपर उठ रही है ना नीचे आ रही है, आलंबित है, ना ऊपर उठ रही है और ना ही नीचे गिरती है, ना ही नीचे गिरती है, मतलब ज्ञान संतुलन में है। तो संतुलन में कब होगी, तो हम फिर से लिखेंगे एफ ई बराबर एम जी, एफ ई बराबर एम जी, एफ ई का मान कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई बराबर एम जी। हमें किसका मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए, तो क्यू का मान हो गया एम जी अपॉन ई। ठीक है, तो ये बेटा ई का मान रहा, ये एम का मान रहा और ये जी का मान है, सबके मान रखो, आंसर आ जाएंगे। तीनों मान हमें दिए गए हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मान रखो आंसर आ जाएगा। आसानी सवाल है भैया। अगला सवाल देखिए, एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर माइनस क्यू परिमाण के बिंदु आवेश स्थित हैं, तो घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो देखो ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सममिति से, सिमेट्री से, घन है, सभी कोनों पर हमने आवेश रख दिए हैं, घन के सभी कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, तो बेटा सिमेट्री से सदिश योगफल से जो नेट विद्युत क्षेत्र है कहां पर, सेंटर पर, वो कितना होगा, 0। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी बहुभुज पर, किसी भी बहुभुज के अगर हम कोनों पर बराबर बराबर एक समान आवेश रखते हैं तो केंद्र पर नेट क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये भी मैंने क्लास में बताया था। ठीक है, और ये घन है, बहुभुज नहीं है, एक घन है, लेकिन इस केस में भी बेटा अगर हम समान आवेश रख देंगे, समान आवेश रख देंगे सभी शीर्षों पर, तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इस पर जितना भी विद्युत क्षेत्र होगा केंद्र पर वो सममिताकार होगा, तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र समरूप है तो विद्युत बल रेखा है। समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होगा बेटा, समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, नियत विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, नियत। ठीक है, अगर विद्युत बल रेखा अपसारी, अपसारी का मतलब फैलने वाली, अपसारी का मतलब होता है बेटा फैलने वाली, इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं, ये अपसारी रेखाएं, अपसारी। तो हम तुलना करें, एक पॉइंट यहाँ पर ले लें ए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लें बी, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, यहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो विद्युत क्षेत्र ए पे ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र बी की तुलना में। मैंने विद्युत बल रेखाओं के गुण में बताया था कि विद्युत बल रेखाओं के घनत्व से हम उनकी क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का अनुमान लगा सकते हैं, कितनी है ये ज्ञात नहीं कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं। अगर विद्युत बल रेखाएं अभिसारी हैं, अभिसारी का मतलब समझना बेटा, अभिसारी नहीं, अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है बेटा वो खत्म हो रही है, ऐसे किसी बिंदु पर आके मिल रही है, इनको हम कहते हैं अभिसारी। अब यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लिया ए, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया बेटा हमने बी, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है तो घनत्व कम, यहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास है घनत्व ज्यादा, तो इस केस में ए पर विद्युत क्षेत्र कम होगा बी की तुलना में। अब अगर हम विद्युत बल रेखाएं कैसी बनाए बेटा, इस तरीके से, क्या नाम है इनका, समांतर बनाए, समांतर एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के समांतर भी हैं और बराबर दूरी पर ही हैं, बराबर दूरी भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी, तो आप देखिए कहाँ घनत्व ज्यादा है कहाँ घनत्व कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी एक जैसी है, एक जैसी है। ठीक है, तो दोनों जगह घनत्व समान है, तो इस केस में ई बराबर होगा ई बी के, ई बराबर होगा ई बी के। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं वृत्तीय तो होती नहीं है, ये तो महागलत है, महागलत है। विद्युत बल रेखाएं ऐसी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, लेकिन अगर विद्युत बल रेखाएं ऐसी हैं तो विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होगा, नियत नहीं होगा, बदलेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई ज्यादा ई बी कम, यहाँ ई कम ई बी ज्यादा, आंसर हो जाएगा अपना डी दिल्ली। अब अगला सवाल है बेटा अपना थैंक यू। तो बेटा इसमें सवाल आसानी थे, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।